एक पल भी ऐसा ना रहा मैंने तुझे याद ना किया। इसके बारे में बोल रहे हैं, किसी लड़की के चक्कर में नहीं है बाबू। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका यूपीएससी मेंस का जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें पूछा गया है, हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर, उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन आपका 2015 का है, देख सकते हैं, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2015। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, पूरा बेहतरीन ढंग से समझेंगे, आप लोग बस सुनिए, समझाने का काम मेरा। क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्य काल में पश्चिमी एशिया, यानी एशिया मान के चलो ये है, एशिया को दो भाग में डिवाइड करते हैं, ये वाला पूर्व, ये वाला पश्चिम, समझ में आ गया। चलो आगे, पश्चिमी एशिया एवं भूमध्य सागरीय संसार के साथ भारत के संपर्क, प्राकृतिक एवं प्रभाव की क्या करना है, रूपरेखा को प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत मतलब जिस तरह हम लोग खाना को क्या करते हैं, सौंप देते हैं, उसी तरह इसके रूपरेखा को सौंप देना है, यानी प्रस्तुत कर देना है। क्वेश्चन दो भाग में डिवाइड है भाई। क्वेश्चन कितने भाग में है, दो भाग में डिवाइड है। पहले बोल रहा है कि मौर्य काल में पश्चिमी एशिया एवं भूमध्य सागरीय के साथ भारत के संपर्क, प्राकृतिक जो संपर्क है उसके प्राकृतिक क्या रूप है और उसकी प्रभाव क्या है, उसके क्या है प्रभाव क्या है, इसके बारे में बताना। चलो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन दो भाग में डिवाइड है। पहला तो हम लोग देख लिए कि प्राकृतिक रूप को बताना है और दूसरा है प्रभाव को बताना है। यह प्रश्न आपसे दो चीजें पूछ रहा है। यह प्रश्न के माध्यम से क्या चीज पूछ रहा है, तो दो चीजें पूछ रहा है। क्या क्या, प्राकृतिक संपर्क का स्वरूप यानी नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट। नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है भाई, तो मौर्य काल जो चला 321-22, भाई बहुत जगह बहुत चीजें लिखाया गया है, तो 321 से 185 बीसी तक चला। तो वही मौर्य काल में भारत का पश्चिमी एशिया, जैसे हो गया ईरान, मेसोपोटामिया और भूमध्य क्षेत्र, जैसे हो गया यूनान, मिस्र, रोम, ये सब क्या है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, के साथ कैसा संबंध था। वही चीज बोल रहा है ना, पश्चिमी एशिया एवं भूमध्य सागरीय संसार के साथ कैसा संपर्क था, कैसा संबंध था, कैसा संधि मिलन था, उसको बताना है। जैसे पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश है आ गए हैं, ईरान हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, और भूमध्य सागरीय क्षेत्र कौन कौन से आ रहे हैं इसके अंतर्गत, तो यूनान आ गया, मिस्र आ गया और रोम आ गया। इसके संबंध को बताना है और बताना है कि क्या वह संबंध राजनीतिक था, फिर बताना है कि क्या वह सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंध था, और बताना है कि संपर्क किस प्रकार स्थापित हुआ है। अगर यदि व्यापारिक था तो वो किस प्रकार स्थापित हुआ है, राजनीतिक था तो वो किस प्रकार स्थापित हुआ है। ये तो हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बोल रहा है कि उस संपर्क का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये जो संपर्क बना, ये जो संबंध बना मेसोपोटामिया से, ईरान से, यूनान से, मिस्र से, रोम से, तो इस पर भारत पर कोई प्रभाव पड़ा तो प्रभाव को लिखना है, नहीं पड़ा तो नहीं लिखना है। तो देखिए, जैसे मौर्य शासन की विदेश नीति पर क्या असर पड़ा, यहाँ पे मौर्य वाला बताने बोल रहा है ना, तो मौर्य शासक की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है, कला, वास्तुकला, सिक्कों, लिपियों और प्रशासन में क्या बदलाव आया। मौर्य काल में कला पर क्या बदलाव आया, वास्तुकला पर क्या बदलाव आया, सिक्कों पर क्या बदलाव आया और लिपि पर क्या बदलाव आया, प्रशासन पर क्या बदलाव आया, इसको आप लोग को बताना है। क्या व्यापार बढ़ा, क्या संबंध स्थापित किया तो व्यापार बढ़ा। क्या कोई यूनानी दूत या फिर विद्वान भारत आया, संबंध बना के क्या किया, नहीं यूनानी दूत या फिर विद्वान कोई भारत आया, इसके बारे में आपको क्वेश्चन में विस्तार रूप से प्रस्तुत करना है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का हम लोग आंसर में जाते हैं। चलो आंसर भी हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से लिख के लाएंगे। तो इसमें हम लोग को लिखना क्या है, तो पहले हम लोग को मौर्य काल के बारे में थोड़ा सा चुगली कर देना है, मतलब बता देना, चुगली नहीं बोलते हैं इसको, बोलते हैं चापलूसी। मौर्य काल के बारे में थोड़ा सा अच्छे वर्ड बता देना है। जैसे मौर्य काल कब से चला, तो 321 कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं 322 लिखा है, इससे घबराना नहीं है। 21 लिखो, 22 लिखो, सही करना पड़ेगा उनको, कोई बोलते ही रहे। चलो तो 321 बीसी से 185 बीसी तक चला था मौर्य काल आपका। भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था।
भारतीय इतिहास का क्या था, एक महत्वपूर्ण चरण था या फिर साम्राज्य था, कुछ भी बोलो, जब भारत का संपर्क पहली बार संगठित रूप से पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय संसार के साथ पड़ा या फिर स्थापित हुआ। यह संपर्क राजनीतिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक और लास्ट में है व्यापारिक रूप में क्या है ना सामने आया। फिर से एक बार इंट्रो पढ़ा देते हैं। ये हो गया इंट्रो लिखना है, यानी इसके बारे में थोड़ा मौर्यकाल के बारे में चपलिसी कर देना है और उसके जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है उसको लिख देना है। तो लिखे वही, तो मौर्यकाल जो आपका कब तक चला है, तो 321 बीसी से 185 बीसी तक चला है। भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था या फिर बड़ा साम्राज्य था या फिर महत्वपूर्ण चरण था, कुछ लिखो अपने मन से। बहुत सारे आंसर हम कराते आ रहे हैं मौर्यकाल का। मौर्यकाल में लगभग 2021 तक लगभग हम 8 क्वेश्चन करा चुके हैं। क्वेश्चन 8 ही पूछा था 2021 तक। फिर 22 का देखेंगे, अगर यदि पूछा है तो 22 वाला बताएंगे, 23 का पूछा है 23 वाला बताएंगे, 24 में पूछा है 24 वाला बताएंगे, 25 में पूछा है 25 वाला बताएंगे। 25 वाला एग्जाम कहाँ हुआ है मेंस का? बहुत ये अभी होगा सितंबर में मेंस का एग्जाम है। चलो उसके लिए तो बेनिफिट ही होगा आपको लग रहा है, जिसका हिस्ट्री ऑप्शन है। चलो समझ में आ गया। मौर्य काल इतना से इतना तक चला था। भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था जब भारत का संपर्क पहली बार संगठित रूप से कहाँ से हुआ, तो पश्चिमी एशिया से, और किससे हुआ, तो भूमध्य सागरीय संसार से। बोले भूमध्य सागरीय क्षेत्र है भाई, संसार क्या है, छोटा मोटा एरिया का संसार बोले। स्थापित हुआ। यह संपर्क किस माध्यम से हुआ, तो राजनीतिक हुआ, कूटनीतिक हुआ, सांस्कृतिक हुआ और व्यापारिक रूप से सामने या फिर व्यापारिक रूप के माध्यम से हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं संपर्क की प्रकृति। उसके बाद देखेंगे भारत पर क्या प्रभाव था। चलो, राजनीतिक तथा कूटनीतिक संपर्क। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, यूनानी शासक था ना सेल्यूकस निकेटर, उसके बीच संधि हुई और भारतीय यूनान संबंधों की नींव रखी गई। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बाद आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बताए होंगे उस टाइम कि चंद्रगुप्त मौर्य किससे युद्ध किया, सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया, इसकी बेटी से शादी किया, बदले में इसको दिया सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी। सेल्यूकस निकेटर में दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया, अराकोसिया, जेट्रोसिया, पेरिस, अभी का बोले तो काबुल, गंधार, पूरा पाकिस्तान गिफ्ट में मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को, मतलब दहेज में मिला था। तो संधि स्थापित हुआ, भारत यूनान संबंध की नींव रखी गई। यहाँ तक समझ में आया। ये हो गया आपका क्या, राजनीतिक संबंध। सेल्यूकस निकेटर ने अपना दूध मेगास्थनीज को भारत भेजा, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार और प्रशासनिक पर महत्वपूर्ण विवरण दिए। एक बुक लिखा जिनका नाम है इंडिका। समझ आ गया। राजनीतिक और कूटनीतिक, प्रशासनिक विवरण दिया ना, यानी कूटनीतिक के बारे में बताया। अब देखते हैं व्यापारिक संपर्क। व्यापारिक संपर्क क्या था। मौर्य साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र जैसे हो गया गंधार, सिंध जैसे होकर भूमध्य सागर तक व्यापार मार्ग विकसित हो गया। पश्चिमी एशिया से, पश्चिमी भारत से या फिर पश्चिमी क्षेत्र से भूमध्य सागर तक क्या हो गया, न व्यापार विकसित हो गया। भारत से मसाले, कीमती पत्थर, उसके बाद हाथी का दांत। अभी बताएं कि हाथी को भी गिफ्ट दिया था ना चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसको, मेगास्थनीज को, देगा सेल्यूकस निकेटर को, अपने ससुर को दिया। उसके हाथी का दांत, सूती वस्त्र जैसे वस्तुएं निर्यात होने लगी थी, यानी व्यापारिक संपर्क भी जुड़ गया। अब देखते हैं सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संपर्क। तो अशोक के काल में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु मिशन यूनान, मिशन मिस्र, मिशन पश्चिमी एशिया तक भेजे गए या फिर चलाया गया। जैसे हो गया मेगास्थनीज आया था, उन्होंने बताया और उनके माध्यम से भी भेजा गया। फिर है भारतीय स्थापत्य और कला पर यूनानी प्रभाव के संकेत मिलते हैं। जैसे हो गया ग्रीको बौद्धिक शैली, समझ में आ गया, बेलबुट्टी आदि। ये तो हो गया आपका प्राकृतिक रूप से संपर्क। अब देखते हैं इसका भारत पर क्या असर पड़ा है। प्रभाव की रूपरेखा। तो प्रशासनिक सुधार, यूनानी और ईरानी मॉडल से प्रेरित केंद्रीकृत शासन प्रणाली, जासूसी तंत्र और
प्रांतीय विभाजन की प्रणाली को मौर्य काल ने अपना लिया। मौर्य काल ने क्या किया, तो जो यूनान में चल रहा था, ईरान में चल रहा था, कैसी प्रणाली या फिर कैसा मॉडल, तो केंद्रीकृत शासन मॉडल, और उसी को क्या किया, मौर्य ने अपना लिया। ये हो गया प्रशासनिक सुधार, यानी प्रभाव तो पड़ा, उन लोग से हम लोग सीखे। दूसरा, मुद्रा प्रणाली। यूनानी सिक्कों से प्रेरित होकर आहत मुद्रा प्रणाली चलाई गई या फिर अधिक परिपक्व हो गई। यानी यूनान में चल रहा था आपका यूनानी सिक्का, और उससे हम लोग प्रेरित हुए और भारत में भी चलाएं आहत मुद्रा प्रणाली, यानी आहत सिक्का चलाएं। किससे प्रेरित हुए, तो वही पश्चिमी देशों से प्रेरित हुए। चलो मुद्रा प्रणाली देख लिए। अब देखते हैं कला और स्थापत्य। तो मौर्य स्तंभों में बेलनाकार आकार और मौर्य पॉलिश यूनानी प्रभाव दर्शाते हैं। यानी मौर्य स्तंभ के जो बेलनाकार आकार के अभी बन रहे हैं, ये सभी हम लोग किससे सीखे हैं, तो पश्चिमी लोगों से ही सीखे हैं। पॉलिश किया हुआ है, पॉलिश यूनानी लोग पॉलिश करते थे, चमक आए, तो उसको भी हम लोग सीखे हैं। चलो आगे देखते हैं ज्ञान विज्ञान और कृषि। जैसे हो गया फल सिंचाई तकनीक में हुए सुधार हुआ। किसमें हुआ, तो फाल मतलब हार और सिंचाई जैसे तकनीकों में भी सुधार हुआ। यूनानी पद्धतियां कुछ क्षेत्रों में पहुंची, भारत के कुछ क्षेत्रों में क्या पहुंची, तो यूनानी पद्धति, यानी हम लोग को प्रभाव तो पड़ा। हम लोग प्रशासनिक सुधार किए हैं, मुद्रा प्रणाली में सुधार किए हैं, कला स्थापत्य कला में सुधार किए हैं, और विज्ञान और कृषि क्षेत्र में भी सुधार किए हैं। अब हम निष्कर्ष में क्या पहुंच जाते हैं भाई, तो निष्कर्ष में हम लोग पहुंच जाते हैं कि मौर्य काल भारत और पश्चिमी एशिया तथा भूमध्य सागरीय के बीच प्रथम संगठित अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का युग था। इस युग में राजनीतिक अस्थायित्व और सांस्कृतिक खुलेपन का कारण भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा। यानी भारत की क्या रूप ले लिया है, तो वैश्विक महाशक्ति, यानी विश्व के आधार पर शक्तिशाली साम्राज्य बन गया, जिसने पश्चिमी जगत से न केवल सीख ली बल्कि अपनी सांस्कृतिक धारा भी उसमें प्रभावित, यानी अपनी सांस्कृतिक धारा में भी क्या किया, सुधार किया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग को क्वेश्चन और आंसर कैसा लग रहा है कमेंट में बताओ। जय हिंद।